everyone, and welcome you all in my YouTube channel Nursing Insights with सौरभ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जॉब स्ट्रेस और जॉब परफॉर्मेंस। अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस दी बेल आइकन ताकि मेरी अपलोड की हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक रिसीव हो। हम लोग हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये हमारे कुछ आज के ऑब्जेक्टिव है जिन्हें हम एक्सप्लोर करेंगे, जिसमें जो पहला हमारा ऑब्जेक्टिव वो ये होगा कि हम देखेंगे जॉब स्ट्रेस होता क्या है, उसकी कुछ थ्योरीज को देखेंगे। हम ये देखेंगे कि क्या रिलेशनशिप है हमारा जॉब स्ट्रेस का और जॉब परफॉर्मेंस का, कि जब हमारे पास जॉब स्ट्रेस बढ़ जाता है या होता है तो उसकी परफॉर्मेंस पे क्या क्या इम्पैक्ट होते हैं। उसके अलावा कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज को हम आइडेंटिफाई करेंगे जिससे कि हम हमारे जॉब स्ट्रेस को कम कर सकें। एंड नेक्स्ट हम कुछ इम्पैक्ट देखेंगे कि अगर हमारा जॉब स्ट्रेस बढ़ जाता है तो उसका परफॉर्मेंस किस लेवल तक कम हो जाता है। और एट दी एंड हम ये भी देखेंगे कि एज ए नर्सिंग इंटरवेंशन हम किसी भी अगर जॉब स्ट्रेस पेशेंट को देना चाहें तो वो क्या हो सकती है। जॉब स्ट्रेस सबसे पहले देखेंगे कि स्ट्रेस क्या है बेसिकली। स्ट्रेस की जो सबसे सिंपल डेफिनेशन है वो बेसिकली ये है कि जब आपके पास आपके इन्वायरमेंट की डिमांड बढ़ जाए, यानी आपका जो इन्वायरमेंट है वो आपसे ज़्यादा डिमांड करने लगे। जो काम आप कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड रिलेटेड हो, वो आपकी जॉब रिलेटेड हो, वो आपके एकेडमिक हो, या वो रेगुलर लाइफ में भी हो सकता है। तो जब उस सिचुएशन में आपकी डिमांड बढ़ जाए रेगुलर से, तो वो आपके ऊपर एक स्ट्रेस फील होता है। छोटा सा एग्जांपल लेंगे, अगर एज ए नर्स आप जो है वो 4 पेशेंट की हर रोज केयर करते हो और एक दिन आपके पास जो है वो 8 पेशेंट दे दिए जाएं। जब 4 पेशेंट की केयर करना और 8 पेशेंट की केयर करने की बात हो तो डेफिनेटली 8 पेशेंट की केयर आपके ऊपर एक स्ट्रेस डेवलप करेगी कि सारे पेशेंट का काम करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। 8 पेशेंट की इंटरवेंशन करना, उनके नोट्स वगैरह हर चीज को देखना आपके लिए एक स्ट्रेस हो जाएगा माइंड पे। तो यानी जब आपके इन्वायरमेंट की डिमांड बढ़ जाती है तो आपकी जो माइंड होता है या आपकी जो एक साइकोलॉजिकल हेल्थ होती है, फिर चाहे वो फिजिकल हो साइकोलॉजिकल हो, उन सब पे एक स्ट्रेस, एक प्रेशर फील होता है जिसे हम कहते हैं स्ट्रेस। और अब अगर वही स्ट्रेस आपकी जॉब रिलेटेड यानी आपकी वर्क रिलेटेड हो तो उसे हम जॉब स्ट्रेस कहते हैं, जिसकी डेफिनेशन ये है, द हार्मफुल फिजिकल इमोशनल रिस्पॉन्स। एक हार्मफुल रिस्पॉन्स होता है जो कि फिजिकली और इमोशनली होता है, जो बेसिकली मीट कर रहा होता है, यानी रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब डू नॉट मैच द कैपेबिलिटी रिसोर्स एंड नीड ऑफ वर्कर। यानी वो जो रिक्वायरमेंट है वो मैच नहीं हो रही है आपकी कैपेबिलिटी से, आपकी रिसोर्सेज से, आपकी नीड ऑफ वर्कर से। इन सारी चीज़ों को वो फुलफिल नहीं कर पा रही है। तो ऐसी सिचुएशन में जो स्ट्रेस हमें फील होता है उसे हम कहते हैं जॉब स्ट्रेस। वो आपकी जॉब रिलेटेड है जो कि हार्मफुल है फिजिकली इमोशनली, यानी कि जितनी आपकी रिसोर्सेज आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जितनी आपकी कैपेबिलिटी है, जितने आप वर्कर्स हैं, उन सबको मिलाकर भी आप अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पा रहे हैं। तो ये आपके ऊपर एक स्ट्रेस होगा आपकी जॉब रिलेटेड। अब हम आते हैं जॉब परफॉर्मेंस। जॉब परफॉर्मेंस बेसिकली ये होता है कि कितने अच्छे तरीके से आप अपनी ड्यूटीज को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करें। अगर कि आपके पास रिसोर्सेज अच्छे हैं, आपकी कैपेबिलिटीज अच्छी है, आपकी सारी एबिलिटीज अच्छी हैं, तो डेफिनेटली आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी जब आपके पास स्ट्रेस लेवल कम होगा। लेकिन जब अगर आपके पास स्ट्रेस लेवल ज्यादा होगा तो आपकी परफॉर्मेंस उतनी बेहतर नहीं होगी। अब हम देखते हैं एक मॉडल को जिसे हम कहते हैं हैंड स्ले स्ट्रेस मॉडल, जिसका दूसरा नाम है जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम, जिसे हम गैस मॉडल भी कहते हैं। ये मॉडल बेसिकली स्ट्रेस को डिफाइन करता है। ये मॉडल हमें ये बताता है कि कैसे स्ट्रेस आपके माइंड पे या आपकी जो है बॉडी पे एक स्टेजेस की सूरत में आकर जो है वो हो रहा होता है। यानी कि 3 स्टेजेस इन्होंने एक्सप्लेन किए। इन्होंने कहा कि जब आपकी जैसे जैसे इंटरेक्शन होता है स्ट्रेस के साथ तो वो 3 स्टेजेस में होता है। तो जो पहली स्टेज इन्होंने बताई, वैसे ये मॉडल जो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन क्योंकि हमारा जो यहाँ पे है वो शॉर्ट में थोड़ा आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली जॉब स्ट्रेस है। लेकिन क्योंकि हम थोड़ा स्ट्रेस को लेके चलेंगे ताकि हमें पता चले कि स्ट्रेस होता कैसे है, तो इसके लिए हम इस मॉडल को थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे शॉर्टली। तो इस स्टेज में जो है वो पहली जो स्टेज है वो है अलार्मिंग रिएक्शन। अलार्मिंग रिएक्शन आपकी फर्स्ट स्टेज होती है। हैंड्स का ये मानना है कि जब आपका इनिशियल जो है वो स्ट्रेस के साथ इंटरेक्शन होता है, जो पहली स्टेज होती है जब स्ट्रेस आपकी बॉडी पे हो रहा होता है, तो उस स्टेज को हम कहते हैं अलार्मिंग रिएक्शन, जिसमें बेसिकली 2 चीज, या तो फाइट और फ्लाइट। क्योंकि हम जानते हैं जब हमारी बॉडी पे किसी किस्म का स्ट्रेस होता है इनिशियली तो हमारे स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स आते हैं। या तो आप उस सिचुएशन से लड़ोगे, फाइट करोगे, अदरवाइज आप उस सिचुएशन से भागने की कोशिश करोगे, फ्लाइट करोगे। तो ये जो 2 वर्ड है फाइट और फ्लाइट, ये आपकी फर्स्ट स्टेज में होते हैं अलार्मिंग रिएक्शन में।
जिसमें हमारे पास जो है वो पहला इंटरेक्शन होता है स्ट्रेस के साथ। इस सिचुएशन में क्या होता है कि फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी होती है, आपका हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, आपके सेंसेस जो होते हैं वो भी सारे हाइटेन हो जाते हैं। यानी कि जब आपके पास स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होंगे तो वो आपकी स्ट्रेस जो है सिचुएशन एक्टिवेट करेंगे, जिसमें आपके पास आपकी जो है वो सारे फिजिकल फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। द सेकेंड स्टेज विच इज रेजिस्टेंस स्टेज। अच्छा, ये जो है सेकेंड स्टेज है। अब पहली अगर स्टेज का हम एक एग्जाम्पल लें तो हम उसको कवर करेंगे आगे। तो पहली जो है वो सिचुएशन का एग्जांपल ये सकता है कि मान लो कल आप लोगों को ये ग्रुप में मैसेज आ जाए कि आप लोगों की परसों जो है वो 5 चैप्टर से एग्जाम जो है वो टेस्ट है। अब अगर आपके पास 5 चैप्टर की जो है वो टेस्ट है और ये आपको जो है एक दिन पहले बताया गया हो, तो वो आपके लिए एक स्ट्रेस डेवलप करेगा। आपका पहला जो इंटरेक्शन होगा, अलार्मिंग रिएक्शन, उसमें ये होगा कि आप काफी ज्यादा हड़बड़ा जाएंगे कि अब मैं क्या करूं। अब ऐसी सिचुएशन में या तो आप एग्जाम देने जाओगे नहीं, यानी फ्लाइट कर जाओगे, या तो आप जो है वो उस स्टेज से लड़ोगे, फाइट करोगे। तो रेजिस्टेंस स्टेज बेसिकली ये होता है कि इफ द स्ट्रेस कंटिन्यू, अगर स्ट्रेस क्योंकि कंटिन्यू है, चल रहा है, अभी तक उसका कोई भी रिजॉल्व नहीं हुआ है, द बॉडी इंटर स्टेज ऑफ रेजिस्टेंस, तो जो बॉडी है आपकी वो दूसरी स्टेज में फॉल करती है जिसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। वेयर इट अटेम्प्ट टू अडॉप्ट टू द स्ट्रेसर, जहाँ पे वो कोशिश करती है कि जो स्ट्रेसर है, यानी वो चीज जो आपको स्ट्रेस करवा रही है, उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। ड्यूरिंग दिस फेज, इस फेज में ये होता है कि फिजियोलॉजिकल चेंजेस स्टेबलाइज हो जाती है, जिसमें आपकी बॉडी जो वो कोप करती है ऑनगोइंग स्ट्रेस से, यानी कि जो स्ट्रेस आपके पास है अब आप उसे फाइट करें। अब जितने भी पहले चेंजेस आए थे अलार्मिंग रिएक्शन में, जिसमें आपका हार्ट रेट बढ़ा था, जितने भी फिजियोलॉजिकल चेंजेस थे वो सारे अब नॉर्मल हो जाते हैं। और यहाँ पे जो स्ट्रेस है वो अभी तक है और अब उस स्ट्रेस से आप लड़ रहे हैं, कोप कर रहे हैं, जितने भी आपके पास रिसोर्सेज हैं उन सबको यूज करके। एग्जाम्पल लेंगे, जैसे मैंने कहा ना कि आपके पास एग्जाम है, आपको 5 चैप्टर की तैयारी करनी है। इस सिचुएशन में ये होगा कि आप उस सिचुएशन को जो है वो लेकर चलेंगे, अपने नोट्स निकालेंगे, लेक्चर सुनेंगे, जितना भी रिसोर्सेज है उन सबको यूज करेंगे और आप तैयारी करना स्टार्ट करेंगे। जैसे जैसे आप तैयारी करेंगे आपका थोड़ा थोड़ा स्ट्रेस कम होता है, यानी अब आप स्ट्रेस से कोप कर रहे हो, लड़ रहे हो। तो ये है आपकी रेजिस्टेंस स्टेज, जहाँ पे आपका स्ट्रेस जो होता है वो अडॉप्ट कर दिया जाता है आपकी बॉडी के रिस्पॉन्स के थ्रू, और जहाँ पे जितने भी आपके फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो कि फर्स्ट स्टेज में आए थे वो सारे स्टेबलाइज हो जाते हैं। एंड द नेक्स्ट इज एग्जॉस्टेशन स्टेज। इसमें ये होता है कि जब आपके पास स्ट्रेस प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर होता हो आपका स्ट्रेस के साथ, उसी स्ट्रेस के साथ, तो बॉडी एक ऐसे स्टेज पे पहुंच जाती है जहाँ पे हम बोलते हैं कि बस अब खत्म, अब नहीं करना। एग्जॉस्टेड हो जाते हैं लोग कि भाई क्योंकि स्ट्रेस तो खत्म हो नहीं रहा, अब आपके जितने रिसोर्सेज थे, आपने जितनी कोशिश करनी थी आपने कर ली, लेकिन स्टिल आपका स्ट्रेस आपके साथ है, वो आपकी जान नहीं छोड़ रहा। तो एक जो लास्ट स्टेज है एग्जॉस्टेशन, जिसमें बंदा एग्जॉस्टेड हो जाता है कि भाई अब तो बस मुझसे नहीं हो रहा, मैं थक गया हूं। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं या तो वो फ्लाइट कर जाएगा। प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू द स्टेज कैन लीड टू द एग्जॉस्टेशन स्टेज। जब आपके पास स्टेज काफी लंबे टाइम के लिए हो तो ये स्टेज हो जाती है जिसे हम कहते हैं एग्जॉस्टेशन स्टेज, वेयर द बॉडी रिसोर्स बिकम डिप्लीट। जितने भी रिसोर्सेज आप यूज कर रहे थे उसे फाइट करने के लिए, जो कि रेजिस्टेंस स्टेज में था, वो सारे रिसोर्सेज अब खत्म हो गए हैं, फिर भी आपका स्ट्रेस कम नहीं हो रहा। दिस कैन रिजल्ट इन अ फिजिकल मेंटल प्रॉब्लम, और इस सिचुएशन में आपकी फिजिकल हेल्थ एज वेल एज मेंटल हेल्थ दोनों पे जो है वो प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है। स्ट्रेस प्रेजेंस विदाउट रिलीफ, जो आपका स्ट्रेस है वो लगातार कंटिन्यू रहता है, रिलीफ नहीं मिल रहा होता आपको। तो ऐसी स्टेज को हम कहते हैं एग्जॉस्टेशन स्टेज। तो यानी 3 स्टेजेस हमने पढ़ी। फर्स्ट इज अलार्मिंग, जिसमें ये होता है कि आपका फर्स्ट इंटरेक्शन होता है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस आती हैं, हार्ट रेट बढ़ता है, सारे सेंसेस हाइटेंड हो जाते हैं। द सेकंड वन रेजिस्टेंस, जिसमें हमने ये देखा कि स्ट्रेस कंटिन्यू है तो आपकी बॉडी से फाइट कर रही होती है, जितने आपके रिसोर्सेज हैं उनको यूज कर रही होती है, और जो जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस आई उन सबको स्टेबलाइज कर रही होती है। एंड हमने लास्ट पढ़ी कि अगर वही जो स्टेज कंटिन्यू रहे और स्ट्रेस बढ़ता जाए लॉन्ग टर्म के लिए, तो लास्ट स्टेज एग्जॉस्टेशन पढ़ी, जिसमें आपका जो स्ट्रेस होता है वो काफी हद तक होता है, तो फिर आपके सारे रिसोर्सेज कम हो जाते हैं, सारे रिसोर्सेज यूज अप हो जाते हैं। तो वो जो मॉडल था उसे हम कहते हैं हैंड्सले मॉडल या गैस मॉडल। अब हम पढ़ते हैं कि रिलेशनशिप क्या है। मैंने कहा ना कि जब आपके पास जॉब स्ट्रेस बढ़ जाता है तो आपकी जॉब परफॉर्मेंस पे क्या इफेक्ट करता है, उसका जो इफेक्ट होता है वो नेगेटिव ही होता है। क्योंकि अगर आपके पास नेगेटिव, यहाँ पे पहले लिखा भी है नेगेटिव इंपैक्ट ऑन परफॉर्मेंस, जिसमें सबसे पहले होता है कि कॉग्निटिव फंक्शनिंग जो होती है आपकी वो इम्पेयर होना स्टार्ट हो जाती है। इसमें क्या होता है, हाई लेवल ऑफ जॉब स्ट्रेस कैन इम्पेयर कॉग्निटिव फंक्शनिंग। अगर आपके पास स्ट्रेस ज्यादा होगा, ज्यादा लेवल पे होगा, तो आपकी जितने भी कॉग्निटिव फंक्शनिंग है उन सबको इम्पेयर करना स्टार्ट करेगा, लीडिंग टू डिक्रीज कंसंट्रेशन। अब क्या क्या होगा इसमें, आपकी जो कंसंट्रेशन है, जो आप कंसंट्रेट करके कोई भी काम कर रहे हैं रिलेटेड टू योर जॉब या कोई भी एकेडमिक वगैरह, वो आपका कम होना स्टार्ट हो जाएगा। पुअर डिसीजन मेकिंग होगी आपकी, और रिड्यूस प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज होना स्टार्ट हो जाएंगी, कि आप जो प्रॉब्लम सॉल्व करने की आपकी एबिलिटीज हैं, शिद्दत है, वो सारी कम हो जाएंगी।
और जो डिसीजन मेकिंग आपका प्रोसेस था वो अब आपके पास, आप बोलेंगे यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ लेकिन मुझसे नहीं हो पा रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं क्या रास्ता इख्तियार करूँ ताकि मेरा ये स्ट्रेस कम हो। तो ये नहीं कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज हैं वो खत्म होती जाएंगी, डिप्लेट होती जाएंगी। तो ये सारे आपके बेसिकली कॉग्निटिव फंक्शन के ऊपर इंपेयरमेंट आ रही होती है ड्यू टू स्ट्रेस। फिजिकल हेल्थ पे, फिजिकल हेल्थ में क्या होता है कि स्ट्रेस कैन लीड टू फिजिकल हेल्थ इश्यू सच एज हेडेक, फटीग। हम अक्सर बोल लेते हैं कि यार इतना काम है कि मेरे सर में दर्द हो गया है, थकावट सी महसूस हो रही है। तो ये बेसिकली क्या होता है, ये आपकी फिजिकल हेल्थ पे इफेक्ट करा होता है। आपको भूख नहीं लग रही होती है, सारा दिन बस परेशानी में गुजर रहा होता है, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है, और आप जो है वो एक ही जगह पे जाकर स्टक हो जाते हैं कि क्या करूं क्या ना करूं। तो ऐसी सिचुएशन में बेसिकली, और जो हमने अलार्मिंग रिएक्शन में भी पढ़े कि कुछ और भी चेंजेस आ रही होती हैं ड्यू टू स्ट्रेस हार्मोन। आपके पास हाइपरटेंशन हो रहा होता है, आपके हार्ट रेट भी बढ़ रहे होते हैं, आपकी ब्लड प्रेशर बढ़ रहा होता है। तो ये सारी भी आपके ऑर्गन्स को, इन सबको डैमेज कर रही होती है कहीं ना कहीं पे। तो फिजिकल हेल्थ के भी जो है वो इश्यूज आ रहे होते हैं। एंड मोर सीरियस कंडीशन लाइक हाइपरटेंशन एंड हार्ट डिजीज, ये भी हो सकती है आपको। ऑल ऑफ विच कैन रिड्यूस एन एम्प्लॉय एबिलिटी टू परफॉर्म इफेक्टिवली। और ये सारी चीजें आपकी जितनी भी एबिलिटी है परफॉर्मेंस की, उन सबको कम कर रही होती है। तो परफॉर्मेंस तो कम हो रही है। एंड देन इमोशनल वेलबींग, अब इस पे बेसिकली हम बात करें तो ये है कि स्ट्रेस ऑफन काज इमोशनल डिस्ट्रेस। हम बोलते हैं ना मन नहीं लग रहा, बेचैन हो गया हूँ, मुझे चिड़चिड़ाहट हो जाती है बंदे में। तो जब आप इमोशनली वेलबिंग नहीं होंगे, आप कोप अप नहीं कर पा रहे अपनी सिचुएशन से, तो आपको इमोशनली जितने भी आपके जो है वो सेंसेस हैं वो भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहे हैं। आप डिस्ट्रेस फील करेंगे, इंक्लूडिंग आपको एंजाइटी होगी, परेशानी होगी, आपको इरिटेबिलिटी होगी, आप चिड़चिड़ाहट में जाएंगे, डिप्रेशन, समझ में नहीं आएगा क्या करना है क्या नहीं करना है, वहीं जाकर स्टक हो जाएंगे। दिस इमोशनल टर्मोल्स कैन लोअर मोटिवेशन एंड मोरल। और ये सारी सिचुएशन आपकी जो मोटिवेशन होती है काम करने की, जो आपका एक भरोसा होता है, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं कम हो रही हैं, और डेफिनेटली ये आपकी जॉब परफॉर्मेंस को हैम्परिंग करेंगे, कम करेंगी। डिमिनिश जॉब सेटिस्फिकेशन एंगेजमेंट, जब आपके पास आपकी जॉब में स्ट्रेस ज्यादा होगा तो आपका जो जॉब रिलेटेड एक इंटरेस्ट है कि यार इसी कंपनी में मुझे काम करना है, वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा, क्योंकि वहां का जो इन्वायरमेंट है वो काफी ज्यादा एग्जॉस्टेड हो गया आपके लिए, काफी ज्यादा जॉब स्ट्रेस जो है वो बढ़ गया है। तो ऐसी सिचुएशन में जो सेटिस्फिकेशन होगी काम करने की, वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी, और आप सोचेंगे यार छोड़ ही देता हूँ ये जॉब। तो यहाँ पे बेसिक वही बात कर रहा है, आर एम्प्लॉय एक्सपीरियंसिंग हाई स्ट्रेस लेवल आर ऑफन लेस सेटिस्फाइड। जो एम्प्लॉय सबसे ज्यादा स्ट्रेस को फील कर रहा है, स्ट्रेस लेवल उसका बढ़ता जा रहा है, कहीं ना कहीं उसकी सेटिस्फिकेशन कम होती जाएगी रिलेटेड टू दियर जॉब। जॉब डिससेटिस्फिकेशन कैन लीड टू डिसएंगेजमेंट, जब आपके पास डिससेटिस्फिकेशन आ जाए, आप सेटिस्फाई नहीं है, तो डेफिनेटली आपकी जो डिसएंगेजमेंट है उसके चांसेस भी बढ़ जाते हैं, और ये बेसिकली आपकी प्रोडक्टिविटी को कम कर देते हैं, फिर चाहे वो कंपनी की हो या कोई भी हो। द नेक्स्ट वन इज बर्नआउट। बर्नआउट जो हमने अभी 3 स्टेजेस पढ़ी थी गैस मॉडल में या हैंड्स में, जो लास्ट वन हमने एग्जॉस्टेशन पढ़ी थी, ये कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड है, बिल्कुल एग्जैक्ट वही है। जैसे यहाँ पे पिक्चर दिखाई ना, ये जो आपके पास बंदा है, वो उसकी ना बैटरी पूरी डाउन होगी, अब खत्म, अब कुछ मुझसे नहीं हो पा रहा है, जो भी मुझे करना था मैंने जितने भी रास्ते अपनाए, सारी तरक्याती मैंने कर ली, लेकिन अब भी कुछ मसला तो हल हो नहीं रहा। तो ऐसी सिचुएशन में बंदा जो एग्जॉस्ट हो जाता है, बर्नआउट उस सिचुएशन को हम कहते हैं। ये होता क्या है, क्रॉनिक जॉब स्ट्रेस कैन लीड टू बर्नआउट, जब आपके पास जॉब स्ट्रेस जो है वो काफी लॉन्ग टाइम के लिए हो, तो ऐसी सिचुएशन में बर्नआउट हो जाता है, जिसे हम क्रॉनिक स्ट्रेस कहते हैं या बर्नआउट हो जाता है। ये स्टेट ऐसी होती है जिसमें आपको इमोशनली, फिजिकली, मेंटली एग्जॉस्टेशन फील होना स्टार्ट हो जाती है। क्यों होती है? एक्सेसिव एंड प्रोलॉन्ग स्ट्रेस की वजह से। बर्नआउट सिग्निफिकेंट डिमिनिश जॉब परफॉर्मेंस, ये आपके पास धीरे धीरे आपकी परफॉर्मेंस को कम कर रहा होता है, खत्म कर रहा होता है, जिसकी वजह से जो टर्नओवर रेट है वो ज्यादा हो जाता है। टर्नओवर बेसिकली होता है कि मान लो अगर किसी कंपनी में जो स्ट्रेस ज्यादा होता है, तो वहां से जो डिसएंगेजमेंट ज्यादा होती है, लोग ज्यादातर छोड़ रहे होते हैं, तो उसे हम टर्नओवर कहते हैं कि भाई इनका टर्नओवर ज्यादा है, इनके यहाँ से लोग ज्यादा छोड़ रहे हैं। तो जब बर्नआउट जैसी सिचुएशन हो जाती है, यानी स्ट्रेस लॉन्ग टर्म हो जाता है, तो बंदा बोलता है अब तो मुझसे कुछ नहीं हो पा रहा, अब तो बस छोड़ना है। तो ऐसी सिचुएशन को हम बर्नआउट कह रहे होते हैं, और ये बेसिकली क्या कर रहा होता है, आपकी जो जॉब डिससेटिस्फिकेशन है उसकी वजह से आपकी जो है वो टर्नओवर रेट बढ़ रहा होता है, तो परफॉर्मेंस भी कम हो रही होती है, और गोल अचीव करने के चांसेस कम हो जाते हैं। अब हम आते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो इम्पैक्ट कर रहे होते हैं स्ट्रेस और परफॉर्मेंस पे। तो इसके पहले हम टाइप देखेंगे, स्ट्रेस के टाइप यहाँ पे डिफाइन किए हुए हैं, यू स्ट्रेस और डिस्ट्रेस। अच्छा, यू स्ट्रेस और डिस्ट्रेस सिंपल हम लेंगे। यू स्ट्रेस पॉजिटिव स्ट्रेस, एग्जांपल ये है कि अगर आप एक कंपनी में काम कर रहे होते हैं और 4 साल बाद आपके काम को सराहा जाता है और आपको जो प्रमोशन दिया जाता है, तो बंदा ये सोचता है कि अब अगर मेरा प्रमोशन हो गया है तो मेरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो भी बढ़ रही होंगी, और जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है तो काम भी बढ़ जाता है, तो जो वो
फिर जो स्ट्रेस होता है ना कि अब यार इस पोजीशन पे ये काम होगा, मुझे ये करना है, अगर इतना अच्छा फिर से मैं करूंगा तो हो सकता है कि अगले 5-6 सालों में फिर से मेरा प्रमोशन हो जाए। तो वो जो स्ट्रेस होता है रिलेटेड टू योर पोजीशन, तो वो पॉजिटिव होता है, कहीं ना कहीं आप जो वो मोटिवेट होते हैं उस चीज को करने के लिए। तो वो सिचुएशन आपको जो है वो स्ट्रेस बेसिकली जो होता है वो आपके परफॉर्मेंस को बढ़ा रहा होता है। तो ऐसा स्ट्रेस जो कि मोटिवेट कर रहा हो, परफॉर्मेंस को बढ़ा रहा हो, उसे हम कहते हैं यू स्ट्रेस, विच इज आल्सो नोन एज पॉजिटिव स्ट्रेस। और जो सेकंड हमारे पास होता है डिस्ट्रेस, वो नेगेटिव स्ट्रेस है। जितने भी अमूमन हमारे पास एग्जांपल्स हैं कि स्ट्रेस लेवल ज्यादा हो, कंपनी में रिसोर्सेज बहुत कम हो, कैपेबिलिटीज कम हो और आपकी जो है वो हेल्पिंग हैंड कुछ भी ना हो, तो ऐसी सिचुएशन में जो आपका स्ट्रेस होता है वो नेगेटिव होता है और इसमें आपकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा कम हो रही होती है, रिड्यूस हो रही होती है और खत्म हो जाती है। उसके बाद है इंडिविजुअल डिफरेंस। अब इंडिविजुअल डिफरेंस में सबसे पहले कॉपिंग मैकेनिज्म। अब हर किसी का स्ट्रेस से डील करने का जो एक तरीका होगा वो डिफरेंट होगा। कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि स्ट्रेस को अच्छे से डील आउट कर रहे होंगे। अब हर एम्प्लॉय का जो एक पावर है इफेक्टिवली कोप करने का वो डिफरेंट होता है। एम्प्लॉय विद इफेक्टिव कोपिंग स्ट्रेटजीज, वो एम्प्लॉय जो कि अच्छे से स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, जिनके पास ऐसी स्ट्रेटजीज हैं कि वो अपनी जो स्ट्रेस लेवल्स को कम कर सकते हैं। एग्जांपल, उनके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज अच्छी हो, जो कि कम टाइम में ज्यादा सोच सकते हो। सोशल सीकिंग सपोर्ट अच्छा हो, यानी वो दूसरों से हेल्प लेना जानते हो। टेंड टू मैनेज स्ट्रेस बेटर, और ऐसे ही लोग जो होते हैं वो स्ट्रेस को अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। मिटिगेटिंग इट्स नेगेटिव इंपैक्ट ऑन परफॉर्मेंस। मिटिगेटिंग किसी भी चीज, यानी कि किसी भी चीज की शिद्दत को कम करना। तो ऐसे जो लोग होते हैं जो कि सोशल सपोर्ट अच्छा रखते हैं, यानी वो हेल्प लेना जानते हैं लोगों से, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज अच्छी है, यानी उनके पास जो कॉपिंग स्ट्रेटजीज है वो इफेक्टिव है, वो अच्छे से डील आउट कर पा रहे हैं, तो उनका जो जॉब परफॉर्मेंस पे नेगेटिव इंपैक्ट होगा वो कहीं ना कहीं कम होगा। एंड देन नेक्स्ट इज पर्सनैलिटी ट्रेट। अच्छा, इसमें ये होगा कि जब आपके पास जो ट्रेट्स हैं, यानी जो आप रिलेटेड पर्सनैलिटी, तो वो भी डिफरेंट होंगी। अगर वो आपके अच्छे होंगे तो वो आपकी जॉब स्ट्रेस को कम करेंगे, सच एज रिजिलायंस, ऑप्टिमिज्म एंड इमोशनल स्टेबिलिटी कैन ऑफर एडवर्स इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन जॉब परफॉर्मेंस। यानी वहां पे हम बात कर रहे थे कि हर इंडिविजुअल की जो होती है वो परफॉर्मेंस डिफरेंट होती है, कुछ लोग अच्छे से डील आउट कर पा रहे थे, कुछ नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद थर्ड वन इज वर्क एनवायरनमेंट। अगर आपका जो वर्क एनवायरनमेंट है, जिस कंपनी में आप काम करने, जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करें, वहां पे सपोर्टिंग एनवायरनमेंट है, वहां के जितने भी मैनेजर्स हैं, लीडर्स हैं, वो क्लियरली कम्युनिकेट करते हैं, वो आपकी रियलिस्टिक जॉब डिमांड को पूरी करते हैं, आपको सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, तो ऐसी जो उनकी मैनेजमेंट है वो बेहतर है, जो कि आपको एक मतलब एक भरोसा दिला रही है कि अगर मेरे ऊपर ये काम बढ़ भी जाता है तो मुझे है कि भाई मुझे सपोर्ट मिल जाए उस एनवायरनमेंट से, मैं दूसरों से हेल्प आउट कर जो है ले सकता हूँ। तो वहाँ का जो एनवायरनमेंट अगर सपोर्टिंग होता है, जॉब स्ट्रेस कम होगी और परफॉर्मेंस भी उतनी अच्छी होगी। यानी सपोर्ट वर्क एनवायरनमेंट विद क्लियर कम्युनिकेशन, रियलिस्टिक जॉब डिमांड, गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिस कैन रिड्यूस द नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ जॉब स्ट्रेस ऑन योर परफॉर्मेंस। यानी आपका जो एनवायरनमेंट की बात करें, जहाँ पे आप काम करें वो सपोर्टिंग होना चाहिए, तो आपका जॉब स्ट्रेस जो है वो कम होगा और जॉब परफॉर्मेंस ज्यादा होगी। लेकिन अगर वहीं वो सारी चीजें ना हो जो अब हम पीछे से पढ़कर आ रहे हैं, वो सारी चीजें अगर ना हो तो आपकी जो परफॉर्मेंस है वो कम होगी, क्योंकि आपका जॉब स्ट्रेस ज्यादा होगा। अब हम आते हैं कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हैं जो कि मिटिगेट करती है जॉब स्ट्रेस को और आपकी परफॉर्मेंस को बढ़ा रही होती है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन इंटरवेंशन है, यानी कि ये ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है कि वो कैसे इन चीजों को लेकर चल रहे हैं, जिसमें सबसे पहले जॉब रीडिजाइन। आप अपनी जो जॉब रिलेटेड जो पोजीशन पे आप लोगों को हायर करें उसमें कुछ चीजों की तब्दीली लाना जरूरी है, जिसमें सबसे पहले ये कि आप टास्क को सिंप्लीफाई करें, आप उनको इतने रिसोर्सेज प्रोवाइड करें ताकि उनका जो काम जो आपने उनको असाइन किया है वो इजीली कर सके और जो टारगेट है उसको अचीव कर सके। एंड इंश्योर अ बैलेंस वर्कलोड कैन रिड्यूस स्ट्रेस, और इस चीज पे जब वो कायम रहे कि उनका जो वर्कलोड है वो बैलेंस रहे ताकि स्ट्रेस ना फील हो और उनका जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा हो। दूसरा सपोर्ट सिस्टम, इंप्लीमेंटिंग सपोर्ट स्ट्रक्चर लाइक एम्प्लॉय असिस्टेंट प्रोग्राम, ये हर कंपनी में होना जरूरी है। ईएपी प्रोग्राम बेसिकली एक अश्योरेंस दे रहा होता है कि अगर आपके पास काम बढ़ जाता है तो ऐसी सिचुएशन में आपके पास सपोर्ट सिस्टम होता है जो आपकी मदद करेगा। आप हेल्प ले सकते हैं, अपने मैनेजर से बात कर सकते हैं, आपकी मैनेजमेंट से बात कर सकते हैं। और उसके अलावा स्ट्रेस मैनेजमेंट वर्कशॉप रखें आप, प्रोवाइड एक्सेस टू काउंसलिंग सच एज हेल्प एम्प्लॉय कोप विद स्ट्रेस। उसके बाद लीडरशिप और मैनेजमेंट। इसमें ये होता है कि जब आप किसी चीज को मैनेज करें या आप एज ए लीडर वर्क करें तो आपका फर्ज बनता है कि आप उस चीज को जो वो क्लियरली कम्युनिकेट करें, आप सपोर्ट प्रोवाइड करें। रिकॉग्नाइज एम्प्लॉयमेंट अचीवमेंट, अगर कोई एम्प्लॉय 4 साल से काम कर रहा है और अच्छे से काम कर रहा है, आपके सारे टारगेट को मीट कर रहा है, तो आपका फर्ज बनता है कि आपके अचीवमेंट को जो है वो एक्नॉलेज करें, उसको जो है वो उसका रिवॉर्ड दें ताकि उसमें जो एक पॉजिटिव
मोटिवेशन आए और जो उसका काम करने का जो एक जो वे है वो वैसा रहे, और हो सकता है कि उससे उसकी परफॉर्मेंस और ज्यादा बढ़ जाए। उसके अलावा ट्रेनिंग प्रोवाइड करें आप इन स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड रिजलाइंस कैन हेल्प एम्प्लॉय हैंडल जॉब स्ट्रेस। ऐसी ऐसी ट्रेनिंग्स दें जिसमें बंदे को पता चल जो आपके यहाँ पे काम करे एम्प्लॉय, उसको पता चले कि अगर इन सिचुएशन में मुझे स्ट्रेस हो भी जाता है तो कैसे मुझे इसे मैनेज करना है, कैसे नहीं करना है, तो आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी, जॉब स्ट्रेस कम होगा। नेक्स्ट है इंडिविजुअल इंटरवेंशन। अब तक जो हमने पढ़ी वो सारी थी ऑर्गेनाइजेशन इंटरवेंशन के। जब आप ऑर्गेनाइजेशन को हैंडल कर रहे हैं तो आपको जो वो सारी चीजों को ध्यान में रखना चाहिए ताकि आपके पास जो बंदे काम करें, जो एम्प्लॉय काम करेंगे, उनका स्ट्रेस लेवल कम हो। अब ये होता है इंडिविजुअल इंटरवेंशन। अब ये होता है जो काम कर रहा है एम्प्लॉय एज ए काम कर रहा है उसके ऊपर होती है। माइंडफुलनेस एंड रिलैक्सेशन टेक्निक के बारे में पता होना चाहिए। आप प्रैक्टिस करें माइंडफुलनेस यानी डीप ब्रीथ वाली टेक्निक्स जिसे हम कह रहे होते हैं, उसके बारे में पता होना चाहिए। आप मेडिटेशन करें, आप योगा करें, ये वो सारी सिचुएशन है या ये वो सारी टेक्निक्स हैं जो बेसिकली आपके स्ट्रेस को कम कर रही होती है और आपकी ओवरऑल हेल्थ को बढ़ा रही होती है, इंप्रूव कर रही होती है। तो जब आप हेल्दी होंगे, आपका माइंड, आपकी सोशल, आपकी इमोशनल, आपकी फिजिकल हेल्थ बेटर होगी, तो आप अच्छे से अपने काम को कर पाएंगे और आपकी जो परफॉर्मेंस होगी वो उतनी ही अच्छी होगी। और हेल्दी लाइफस्टाइल, आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, बैलेंस डाइट लें, आपकी स्लीप जो वो सफिशिएंट होनी चाहिए ताकि आप स्ट्रेस को मैनेज कर सकें और आपके परफॉर्मेंस बेहतर हो जाए। वर्क लाइफ बैलेंस, इनकरेज अ हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस थ्रू फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स। आप जितना काम करें वो फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स होने चाहिए, वो अकॉर्डिंग टू योर हेल्थ होने चाहिए कि भाई मुझे इतने घंटे काम करना है, उतना ही होना चाहिए। और जो आपका रिमोट वर्क ऑप्शन होना चाहिए एंड एडुकेटेड लीव पॉलिसी ने सिग्निफिकेंट रिड्यूस जॉब स्ट्रेस। यानी जो आपकी लाइफ है वो वर्क लाइफ हेल्दी, ओवरऑल हर चीज में वो हेल्दी होना चाहिए। आप जितना काम कर रहे हैं उतनी आपको स्लीप भी लेनी है, आपको जो उस हिसाब से अपना जो है रेगुलर डाइट मैनेज करना है, रेगुलर एक्सरसाइज वगैरह, ये सारे बेसिकली वर्क और लाइफ को बैलेंस करना इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे हमारा जो है वो लेक्चर एंड होता है। आई जस्ट रियली होप कि हर एक चीज को मैंने क्लियर किया हो। यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो काफी ज्यादा डिटेल में जानी चाहिए, लेकिन क्योंकि ये हमारे पास जो है वो टॉपिक सिर्फ हमारे पास जॉब स्ट्रेस और जॉब परफॉर्मेंस के ऊपर डील आउट कर रहा है, तो हमने सिर्फ उनकी ही रिलेशनशिप को देखा है, उनकी इंटरवेंशन को देखा है कि कैसे हम कम कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते हैं। और उसमें भी फर्दर हमने कैटेगराइजेशन देखी कि हम ऑर्गेनाइजेशन को कौन सी इंटरवेंशन देनी चाहिए और इंडिविजुअल को कौन सी इंटरवेंशन होनी जरूरी है। सो अगेन आई रिक्वेस्ट यू ऑल, अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।